आज का टॉपिक है कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों यह साइंस का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में 6 वीडियो उसके बन चुके हैं, लगभग 20-22 मिनट के, 15 मिनट के। उसमें जो है हमने अभिक्रियाओं के प्रकार आदि को समझा दिया है। 6वें पार्ट में हमने बात किया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, फिर इसके बाद वियोजन अभिक्रिया। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन और प्रतिस्थापन के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो भी तत्व या फिर परमाणु विस्थापित करेगा, अर्थात जब अधिक क्रियाशील धातुएं या तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके स्थान से रिप्लेस कर देती हैं, हटा देती हैं और उस स्थान पर स्वयं ही अपना स्थान ग्रहण करती हैं, वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ठीक, डिफिनीशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है। तो यहाँ पर डिफिनेशन में क्लियर है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेती है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद हम सोडियम लेते हैं, फिर कैल्शियम, फेरस, ये सभी जो हैं अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील की बात करते हैं तो पोटेशियम होता है जो नंबर 1 पर आता है और दूसरे पर सोडियम आता है। इसके बाद सभी जो है अन्य तत्व आते हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके स्थान से, उनके यौगिक से उनको रिप्लेस कर देती हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है 2 प्रकार के बनते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है 2 प्रकार का होता है। पहला एकल विस्थापन, एकल
विस्थापन, और दूसरा होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अर्थात एकल का मतलब है जब अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक के केवल एक ही परमाणु को रिप्लेस करती हो तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4, यानी ये फेरस है। फेरस को हम लोग आयरन बोल सकते हैं, लोहा बोल सकते हैं। यह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होगा, यानी फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यह जो फेरस है यह कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पर फेरस जो है अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, हटा दे रहा है, तो बन रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर। यह जो है विस्थापन में एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। दूसरा है जिंक प्लस CuSO4, यानी कि यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर है कॉपर सल्फेट जो कि ऊपर है। इसको रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, अर्थात जिंक सल्फेट। यहाँ पर भी एकल अभिक्रिया ही है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एकल जो तत्व है अकेला ही इसको रिप्लेस कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए एकल होगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। लेड Pb प्लस CuCl2, यानी कॉपर क्लोराइड, CuCl2। लेड Pb होता है लेड, यह है कॉपर क्लोराइड। जब लेड कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है PbCl2 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर लेड क्लोराइड बनता है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पर भी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आगे नंबर 4 देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में और क्या आएगा। ठीक है, नंबर 4 पर देखते हैं। तो लेड को हम Pb दिखाते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। आगे है Cu, यानी कॉपर प्लस, आगे लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, एक कॉपर है, लिख लेते हैं कॉपर। यह है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो चांदी है यानी Ag अर्जेंटम जो है यह कम क्रियाशील है, क्योंकि आप जानते हैं कि चांदी इस प्रकृति में भले ही मुक्त अवस्था में न पाई जाए परंतु इसका क्षरण बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो चांदी है यह वातावरण से अभिक्रिया करके काली हो जाती है, परंतु इसका जो है विघटन कॉपर की तुलना में कम होता है। अर्थात यहाँ पर जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा कॉपर नाइट्रेट Cu ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर अकेला है, ठीक है,
NO3 2 बार है, ठीक है, और यहाँ पे 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांदी जो है 2 है तो 2Ag हो जाएगा, तब जाके ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पर है सिल्वर। तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर जो है अलग जो है बनता है, यानी कि यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, एकल तो संपन्न हो गया। इसके बाद आते हैं उभय वाले पर। उभय अपघटन अभिक्रिया का एक और नाम है, इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एक अन्य नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको ऊपर नोट करते हैं, फिर चलते हैं। नंबर 2, उभय या उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 देखते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। जिस अभिक्रिया में देखिए इसमें होता क्या है द्विविस्थापन में, कि जिस अभिक्रिया में 2 यौगिक हों और दोनों यौगिकों को एक नया यौगिक बनाना हो तो उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि अगर 2 एग्जाम्पल हम ले लें, 2 हमारे पास उत्पाद हों और दोनों को एक नया उत्पाद बनाना हो या यौगिक बनाना हो तो उनके आयनों के बीच में आदान प्रदान ही द्विविस्थापन या उभय अपघटन कहलाता है। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में 2 यौगिक 2 नए यौगिक बनाने के लिए आयनों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आयन है। आयनों का आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन या उभय अभिक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस अभिक्रिया में 2 यौगिक हों और दोनों को नया उत्पाद बनाना हो तो दोनों नए यौगिक या उत्पाद बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें आप फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया आमतौर पर
आमतौर पर जलीय विलयन में होती है, यानी कि आमतौर पर विलयन में होती है। यानी कि अगर द्विविस्थापन करना है तो विलयन जो होना चाहिए, आमतौर पर विलयन होना चाहिए। अगर विलयन नहीं रहेगा तो द्विविस्थापन नहीं हो सकता है। और उत्पादों में से जो उत्पाद बन रहे हैं, जो घुलनशील होता है, यानी जो घुलेगा, घुलनशील होता है, वह अवक्षेपित हो जाता है, वह अवक्षेपित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो विलयन में पूरी तरह से घुलेगा और घुलनशील होने के बाद घुलनशील होने के बाद जो अवक्षेपित होता है, मतलब कि उत्पाद जो है बच जाता है। जैसे कि अगर पानी में नमक घुल रहा है तो नमक की सांद्रता अधिक होने पर वह अवक्षेपित हो जाएगा, अर्थात वह जो है नीचे तलहटी में बैठ जाता है। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। हेडिंग क्या रहेगा? अवक्षेपण यह टॉपिक जो है पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, समझाइए, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया लिखते हैं, कोई भी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, जो विलयन, ठीक है, जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या? देखिए, जिसमें अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, खास तौर पर अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है द्विविस्थापन में ही होता है। अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही होता है, क्योंकि देखिए, कोई भी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ यानी जो न घुले का निर्माण होता है, जो विलयन से अलग हो जाता है, जिसको छान कर हम निकाल सकते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में दो यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोनों उत्पाद जो है आपस में कुछ अणुओं का, कुछ परमाणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें खास तौर पर ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है यह आमतौर विलयनों में होता है, यानी कि जलीय विलयन में होगा, वो घुलनशील होंगे तभी होगा। और उत्पादों में से जो घुलनशील होता है वह अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। कोई भी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस CuSO4, बेरियम क्लोराइड
ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराने से पहले हम लोग देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी। यहाँ पे दो यौगिक हैं, जैसे कहा गया है कि जब जिस अभिक्रिया में दो यौगिक हैं, यहाँ पर दो नए यौगिक बनाने के लिए दो नया यौगिक बनाना है, आयनों का आदान प्रदान करना है, तो इसका फार्मूला होता है AB। नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, AB, ठीक है, एक यौगिक हो गया प्लस CD, ये दूसरा यौगिक है जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, जो नया यौगिक बनेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान, तो यहाँ पे जो A है, A जो है D से क्रिया करेगा, यानी कि AD बनेगा, ठीक है। आगे जो है जो C है वह B से भी क्रिया करेगा, यानी कि प्लस CB। तो देखिए क्या बनता है, तो हमारे पास ऊपर क्या है BaCl2 CuSO4, अर्थात Ba जो है यानी बेरियम वह सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, यानी कि BaSO4 प्लस ये जो C है ये B के साथ क्या करेगा, तो बनेगा CuSO4, ठीक है, CuCl2 बनेगा, सॉरी यहाँ पे देखिए Cl2 है, CuCl2 बनेगा। तो इसका नामकरण कर लेते हैं, ये है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और यह है कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है उभय अपघटन है, यहाँ पर जो है दोनों यौगिक एक नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान कर लिए हैं, ठीक है। फार्मूला मेरे पास ये रहेगा, ये फार्मूला है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आगे है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल है, NaOH के साथ क्रिया करता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों क्रिया करेंगे तो देखिए H को इन दोनों के साथ कराना है और Na को यानी सोडियम को इसे कराना है, तो बनेगा NaCl प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया में यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है यह अवक्षेप बनेगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप, यानी कि इसको हम पानी से छान करके अलग निकाल सकते हैं, ये अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उत्पाद में यह जो है सफ़ेद कलर का बेरियम सल्फेट जो है पीले कलर का मिलेगा और सोडियम क्लोराइड जो है सफ़ेद कलर का चूर्ण मिलेगा, तो यह विलयन में हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, Ag यानी कि अर्जेंटम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। अभी क्या ये जली विलयन लेना है, AQ यानी जली विलयन, प्लस इसको अभिक्रिया कराना है NaCl के साथ, NaCl यानी कि नमक के साथ। तो बनेगा क्या, देखिए ये भी हमें AQ के रूप में लेना है, जली विलयन लेना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो AgCl एक साथ हो जाएगा, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक, सोडियम नाइट्रेट जो है अलग हो जाएगा। यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोनों जो है अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट ले CuSO4, इसको भी हम जली विलयन लेंगे AQ के रूप में, प्लस
इसको भी क्या कराएंगे हम H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो अभी क्या कराने के बाद मिलेगा क्या हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बनता क्या है, CuS यानी कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस, और कॉपर सल्फेट जो बनेगा ये सॉलिड बनेगा, यह सॉलिड स्टेट में बनेगा, प्लस H2SO4 बनेगा, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, यह है कॉपर सल्फेट। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो यहाँ पर SO4 है, यह क्रिया किया है H2 के साथ, और जो यह किनारे वाला है लास्ट वाले के साथ किया है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। लेड नाइट्रेट के साथ क्या कहते हैं, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट जो जलीय विलयन है, यह क्रिया करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI, इसको बोलते हैं सोडियम